हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको पता है कि आज का क्लास किस चीज़ का होने वाला है। तो बाबू, आज का जो क्लास होने वाला है आपको ध्यान रखना है कि हम लोग फिर से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग डे 6 तक पढ़ चुके हैं। ये आपको पता है। डे 6 में क्या था? इनऑर्गेनिक हम आपका स्टार्ट किए थे। अब यहाँ देखिए, इनऑर्गेनिक का एक सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व। इसकी क्या करेंगे, पूरा इसका सब्जेक्टिव का निचोड़ पढ़ेंगे, उसके बाद से पूरा ऑब्जेक्टिव का भी निचोड़ इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो एक बार प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये जो अगर आप कर लिए ना, जिनका तैयारी नहीं हुआ, ये क्रैश कोर्स कर लीजिए बाबू। आंख बंद करके आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, विश्वास बना कीजिए। बाकी 11 बजे एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव चल रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए एक बेनिफिट है कि आप लोग अपनी तैयारी इसके माध्यम से बहुत ही तगड़ी कर सकते हैं। टाइम तो आपके पास है नहीं, लेकिन चाहते हैं तो आप लोग इसकी तैयारी, अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? हम आज पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्व। यानी आप देखिए, पी ब्लॉक के तत्व हम लोग वन शॉर्ट क्रैश कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार लाइव आ जाइए। और सुबह का टाइम है, कल शाम में क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि चले गए थे घर, बहुत जरूरी काम था, इसलिए हम रात में आए 10 बजे, तो क्लास आपका नहीं ले पाए, इसलिए जो शाम का क्लास था वो कल का नहीं चला। लेकिन आज पूरा क्लास होगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आज पूरा क्लास किया जाएगा। तो देखिए, चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं बाबू, तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए, फटाफट बाबू एक बार चैनल को जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। और लाइक नहीं किए बाबू, फटाफट से लाइक कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, एग्जाम में आपका बिल्कुल ही कम समय बचा है, ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आपका बिल्कुल कम समय बचा है। तो आप लोग पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ देखिए, पैड पीडीएफ ले लीजिए, 299 का पड़ रहा है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, एग्जाम में टाइम कम है, लेट मत कीजिए। तो देखिए, अगर आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो यहाँ पे मेरा नंबर है 9135742024। आप इस पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। उसके बाद से क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपको पैड पीडीएफ लेना है तो आप इस पे कॉल करके तुरंत सुबह के सुबह बात कीजिए और जितना जल्दी हो सके आप पीडीएफ ले लीजिए। तो यहाँ पे ये सब बातें हो गई और एक पीडीएफ भी डल चुका है फ्री वाला, वो कैसे डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको हम लास्ट में बताने वाले हैं। तो एक बार सभी बच्चे मुस्कुराते हुए यस बोल दीजिए, ताकि हम सुबह का सुबह यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्लास कराएंगे। और यहाँ देखिए, वो शुरुआत भी होगा जो आज का सुबह का, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। तो आप लोग एक बार मुस्कुरा दीजिए, सभी बच्चे एक बार हंस दीजिए। तो सभी बच्चे हंस दीजिए एक बार, सभी बच्चे हंस दीजिए सभी बच्चे, क्योंकि क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और ऐसे आपको पढ़ाएंगे कि लगेगा ही नहीं कि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और वो भी पी ब्लॉक के तत्व। तो एक बार यहाँ पे यस बोल दीजिए कि ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर दें। वन शॉट होने वाला है तो बाबू क्लास तो लंबा होगा, और पी ब्लॉक का तत्व है तो बाबू आपको पता ही होगा कि लंबा तो चलेगा ही। तो चलिए बाबू यहाँ पे शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। देखिए, हम यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक इसमें नहीं पढ़ा रहे, जैसे हमारे प्यारे बच्चों को पता है कि सर इसमें टॉपिक बाई टॉपिक नहीं पढ़ा रहे, इसमें हम प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों को पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों को पढ़ा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन आता है आपकी एग्जाम में वो पूछा गया है। देखिए कितनी बार ये पूछा गया, ध्यान रखना है। तो पैड ग्रुप में ये पीडीएफ चला जाएगा, हालांकि 2 दिन से नहीं भेजे, लेकिन हमारा कल नहीं थे तो हम नहीं भेजे, लेकिन पैड ग्रुप में ये सब भेज देंगे एकाएक। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से पैड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि NH3 यानी अमोनिया का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है, इसकी व्याख्या करें। तो क्या कारण है कि ज्यादा होता है, तो ये इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आप इसको आसानी से अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। तो इसको कैसे समझना है, कैसे करना है, हम आपको बता रहे हैं कि NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है, क्यों, व्याख्या करें। तो बाबू NH3 का क्वथनांक यानी अमोनिया, NH3 का मतलब क्या, अमोनिया, अमोनिया का क्वथनांक प्यारे बच्चों pH3 से क्या होता है, ज्यादा होता है, व्याख्या करें। तो इसका पहले आप लोग आंसर देखिए कि कैसे लिखना है। देखिए, NH3 में N का आकार छोटा होने के कारण विद्युत ऋणात्मक अंतर ज्यादा होता है। NH3 में
n का आकार छोटा होने के कारण विद्युत ऋणात्मक का जो अंतर होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, ज्यादा होता है। जबकि pH3 में P का यानी फास्फोरस का आकार बड़ा होने के कारण N से P का विद्युत ऋणात्मक कम पाया जाता है। इसीलिए यहाँ देखिए NH3 का क्वथनांक pH3 से क्या होता है बाबू, यहाँ पे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप लोग तो इसका आंसर लिख दीजिए। तो ये आपको हम सिर्फ डिफिनीशन बताएं तो आप लोग डिफिनीशन लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, तो समझाने के लिए आपको पता होना चाहिए वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से हैं, तो पहले यहाँ पे 15 लिख दीजिए। और आपको देखिए याद रखना है कि वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है बाबू, यहाँ पे याद रखना है। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है लेकिन आपको याद रखना है कि वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से हैं, NPAS और SB और BR। यानी कहने का मतलब इसको एक ट्रिक से भी आप लोग याद कर लग सकते हैं कि नाना, पापा, आशा, सब, बीमार। ये क्या होते हैं, वर्ग 15 के तत्व होते हैं। एक ट्रिक होता है इसका कि नाना, पापा, आशा, सब, बीमार, यानी NPAS और यहाँ देखिए SB और BR, ये क्या होता है, वर्ग 15 के तत्व होते हैं। थोड़ा सा समझा रहे हैं ताकि आप लोग लिख सके। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो सबसे ऊपर होता है वो छोटा होता है यानी माइनस में होता है, और जो सबसे नीचे वाला होता है ना ये सबसे बड़ा होता है यानी क्या क्या होता है, ये प्लस होता है। तो हमको NH3 में यानी यहाँ आप देख लीजिए जो N है, N का आकार क्या होगा, सबसे ऊपर है। आपको ध्यान रखना है कि वर्ग 15 के जो ये तत्व होते हैं NPAS, SB और BR, यानी नाना, पापा और यहाँ देखिए आशा, सब, बीमार। ये ट्रिक है, आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो जो ये यहाँ देखिए N है, जो प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो अमोनिया है, यहाँ पे देखिए NH3 में जो अमोनिया है उसका क्या होगा, जो सबसे ऊपर रहता है वो माइनस में यानी सबसे छोटा आकार का रहता है, और जो सबसे नीचे रहता है, जो सबसे नीचे रहता है वो बड़ा आकार का रहता है। यानी कहने का मतलब क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, NH3 में N का आकार छोटा होने के कारण, यानी N सबसे ऊपर है तो आकार सबसे छोटा होगा। तो NH3 में यानी N में कितने बॉन्ड बाबू, N में 3 गो हाइड्रोजन बॉन्ड। N का आकार क्या है बाबू, छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे N में कितने बॉन्ड बाबू, यहाँ पे देखिए 3 गो है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है। अब देखिए उसके बाद आएगा P, तो ये N से बड़ा होगा ना P। तो देखिए आगे क्या लिखा है कि आप देखिए जबकि pH3 में P का आकार बड़ा होने के कारण N से P का क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक कम पाया जाता है। यानी जो P होगा, जो फास्फोरस होगा बाबू, इसमें क्या होगा, ये बड़ा होगा तो इसका जो बॉन्ड होगा ना ये छोटा छोटा होगा। तो ये आपको बाबू इतना समझ लेना है, यही समझना है प्यारे बच्चों, यही आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार समझ लीजिए ना, तो आप लोग पूरा इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखा है कि अमोनिया का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है। व्याख्या करें क्यों, क्योंकि अमोनिया का आकार सबसे पहले आपको क्या पता चल रहा है कि वर्ग 15 के तत्वों में अमोनिया का आकार सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा होने के कारण विद्युत ऋणात्मक में अंतर, यानी ये जब छोटा होगा तो ये इसका प्यारे बच्चों क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ देखिए ये जो बड़ा है तो इसका आकार क्या होगा बाबू, यहाँ देखिए अगर इसका आकार बड़ा है तो यहाँ देखिए ऋणात्मक क्या होगा, इसका कम पाया जाएगा। यानी यहाँ पे आप लोग को ये याद कर लेना है। तो ये आप लोग ऐसे इसका डेफिनेशन बना सकते हैं कि NH3 में N का आकार छोटा होने के कारण विद्युत ऋणात्मक अंतर ज्यादा होता है। यानी विद्युत ऋणात्मक ये जो अंतर होगा ना ये ज्यादा होगा। और यहाँ देखिए pH3 में ये P का आकार बड़ा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, N से P का प्यारे बच्चों विद्युत ऋणात्मक कम पाए जाते हैं, यानी जो लेंथ होगा ये क्या होगा, कम पाया जाएगा। इसीलिए NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है। तो यहाँ आप देखिए बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारा आप लोग उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हम आपको एक बार समझा दिए हैं तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो ये अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन तो बस आपको इतना याद रखना है कि वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ आप देखिए NPAS और SB और BR, और इसको याद करने का ट्रिक क्या है, नाना, पापा, आशा, सब, बीमार। यानी जब से जो ऊपर होगा उसका आकार माइनस में यानी छोटा होगा, उससे क्या होगा, बड़ा होते चला जाएगा। यानी कहने का मतलब NH3 में N का आकार छोटा होने के कारण क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक अंतर ज्यादा होता है। जबकि pH3 में P का आकार N से बड़ा होने के कारण क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक अंतर बहुत ही कम होता है। इसलिए क्या होता है, आपको लिख देना है कि NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है। तो समझ में आया कि नहीं, एक बार बता दीजिए आप लोग।
चलिए एक बार बता दीजिए समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है इसलिए हम इसको समझा रहे हैं, तो आप लोग को ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं। तो चलिए इसको भी समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सब के सब क्वेश्चन पूछा गया है, सब के सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें आपको पता चल गया ना कि NH3 से प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा गया था कि NH3 में PH3 का आकार क्वथनांक क्यों ज्यादा होता है। तो आप लोग पता लग गया कि N का आकार छोटा होने के कारण और P का आकार बड़ा होने के कारण ये सब होता है। तो उस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसका यहाँ आप देखिए, यानी जो वर्ग 15 है, 15 में से कोई भी अगर आपसे पूछता है तो आप लोग अपने हिसाब से बना देंगे। जो सबसे ऊपर रहेगा उसका आकार छोटा, उसके नीचे आते जाइएगा आकार बड़ा होते चला जाएगा। तो उसमें अगर क्वेश्चन कोई भी पूछेगा आप लोग बना दीजिएगा। लेकिन देखिए नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं, नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि दो नाइट्रोजन परमाणु त्रिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, यानी नाइट्रोजन परमाणु कौन से 3 गो आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु, दो नाइट्रोजन के परमाणु बाबू याद रखने के 3 गो आबंध से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो समझिएगा, समझ लीजिएगा, तो अपने से लिख दीजिएगा बाबू। तो यहाँ आप देखिए जो नाइट्रोजन के परमाणु होते हैं ना त्रिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो नाइट्रोजन परमाणु बहुत छोटे आकार के होने के कारण त्रिक बंध की लंबाई भी क्या होती है, बहुत छोटी होती है, जिसके कारण बंधन में वियोजन ऊर्जा बहुत कम होता है। जिसके कारण ये जो बंधन है ना इसमें वियोजन ऊर्जा बहुत ही कम होगी। यही कारण है कि नाइट्रोजन क्या होता है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं ना कम क्रियाशील होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो दो नाइट्रोजन होते हैं ना वो त्रिक बंध से बंधे होते हैं और नाइट्रोजन का जो आकार होता है बहुत ही छोटा होता है, यही कारण है। तो बस आपको ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। हम यहाँ पे आपको पूरा अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये क्वेश्चन और आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो ये भी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं, क्योंकि जो दो नाइट्रोजन के अणु होते हैं 3 आबंधों से बंधे होते हैं। मेन बात है कि जो दो नाइट्रोजन के अणु होते हैं 3 आबंधों से ये बंधे होते हैं, पहला लिखना है। और दूसरा क्या होता है कि इसका आकार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण इसके बंधन में जो वियोजन ऊर्जा होगी ना, आकार छोटा होने के कारण, एक तो आकार छोटा ऊपर से 3 गो बंधन से बना होगा तो इसका वियोजन ऊर्जा भी कम होगा, इसीलिए। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है कि यही कारण है कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं। तो ये बाबू आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका पूरा सब्जेक्टिव करने के बाद से ना हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। तो प्लीज आप लोग धैर्य बनाए रखिए। और यहाँ पे जिन बच्चों को लगता है कि सर समझाते नहीं है तो वो आके कभी सुबह वाला क्लास कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। जैसे सभी बच्चे बोले कि यस सर जी समझ में आ रहा है, तो एक बार बताइए बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग बता दीजिए बाबू कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो 2020 में, पहले का छोड़ दिए हैं, 2015 का पहले का मेंशन नहीं किया, नहीं तो 3 से 4 बार हो जाता। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है। क्यों? अमोनिया एक अच्छा लिगेंड होता है। अमोनिया का मतलब क्या, NH3। प्यारे बच्चों क्या अमोनिया एक अच्छा लिगेंड क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अमोनिया के पास क्या होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि अमोनिया क्यों अच्छा कहलाता है, क्यों एक अच्छा लिगेंड होता है, क्योंकि इसके पास एक निर्जल जोड़ी होती है, इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी होती है जो क्या करता है, त्याग कर देता है, इसी कारण उसको अच्छा कहा गया है। तो ये आपको याद कर लेना है कि कुछ भी उसके पास त्यागने का नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जो निर्जल जोड़ी है ना उसको भी वो क्या करता है, त्याग कर देता है, इसलिए उसे अच्छा लिगेंड कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए यहाँ पे कि अमोनिया को अच्छा लिगेंड क्यों कहा जाता है। तो देखिए अमोनिया यानी NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, जो दान दे देता है, इसीलिए अमोनिया एक अच्छा लिगेंड कहलाता है। बस सिंपल सा आपको आंसर लिखना है, ऐसे लिख दीजिएगा, जरूर एग्जामिनर आपको नंबर देगा बाबू। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जरूर एग्जामिनर आपको 100% नंबर देगा। देखिए क्वेश्चन है कि अमोनिया को अच्छा लिगेंड, तो अच्छा कब कहलाइएगा, जब आप दान दीजिएगा, भला कीजिएगा, सबका गरीबों का भला कीजिएगा, सब चीज कीजिएगा तो लोग आपको भला बोलेंगे। यानी
जो अमोनिया होता है ना NH3, उसके पास कुछ भी देने को नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी क्या करता है, दान में दे देता है। यही कारण है कि क्या होता है, अमोनिया को एक अच्छा लिगेंड माना जाता है। तो बिल्कुल इसको समझाने का उतना मतलब ही नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर बना के समझाएं, ये कुछ उसमें फालतू है, बस इतना लिख देना है, आपका टाइम भी बचेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू 4 नंबर की, H2O तरल है जबकि H2S गैस। देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त है, कितनी बार पूछा गया है कि जो H2O होता है वो प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि जो H2O होता है ना वो क्या होता है, जब H2O जो होता है वो द्रवित अवस्था या तरल अवस्था में होता है। क्यों, जबकि जो H2S होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना। देखिए कितने बार पूछा गया है, 11, 12, 17 और भी कई बार पूछा गया है, लेकिन आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसको समझाएंगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा उसको समझाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसको समझिएगा कि H2O तरल है जबकि जो H2S होता है वो गैसीय अवस्था में क्यों होता है। तो H2O तरल क्यों होता है आज आपको पूरा कंफर्म पता लगने वाला है। H2O तरल क्यों होता है, तो देखिए H2S अणुओं के बीच कोई हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। H2S में H2S की बात किया जा रहा है, जब H2S में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं होगा तो ये कमरे के ताप पे क्या होगा, गैसीय अवस्था में होगा। जब हाइड्रोजन बंध नहीं होगा तो ये क्या होगा, गैसीय अवस्था में होगा। नहीं समझ में आ रहा है प्यारे लाल, रुक जाइए, हम है ना, हम आपको केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक या हो या ऑर्गेनिक हो, सबको इतनी अच्छे से समझाएंगे कि आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे देखिए जो H2S होता है ना, H2S में कोई H बंध नहीं होता है, हाइड्रोजन बंध होता ही नहीं है। तो प्यार बच्चों जब हाइड्रोजन बंध नहीं होगा तो ना वो खींचेगा, ना एक दूसरे की तरफ आकर्षित करेगा, नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, कमरे के ताप पे वो गैसीय अवस्था में ही होगा। जबकि जो H2O होता है, H2O के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण अणुओं के बीच का आकर्षण बल अधिक होता है। इसलिए H2O कमरे के ताप पे द्रवित अवस्था में होता है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, क्या है यहाँ पे आप लोग एक बार समझिएगा, एक बार डायग्राम बना देते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों को फटाफट से समझ में आ जाए। H2S में आपको पता है जो H2S है उसमें क्या है, वो गैसीय अवस्था में क्यों होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंधन होता ही नहीं है, H बंध नहीं होता है, इसलिए वो गैसीय अवस्था में है। लेकिन H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। किसमें, H2O में, ये आपको याद रखना है, H2O में। तो यहाँ पे देखिए H2O में क्या होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए आप देखिए ऐसे भी इसको हो सकता है ये, और यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे आपको याद रखना है। देखिए दो हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पे कितना है, H2O है, यानी कौ हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या, H2O अणु के बीच H बंध होने के कारण क्या होता है, उपस्थित होने के कारण अणुओं के बीच का आकर्षण बल अधिक होता है। यानी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसकी तरफ खींचेगा और ये क्या करेगा, इसकी तरफ खींचेगा। यानी कहने का मतलब क्या, इसकी तरफ ये जो आकर्षण होगा ना ये ज्यादा होगा। तो आकर्षण होगा तो ये कौन सी अवस्था में होगा, जब प्रेशर आएगा तो बाबू वो द्रवित अवस्था में ना होगा। तो यहाँ पे यही कारण है कि जो H2O होता है ना वो द्रवित अवस्था में होता है। तो ये बाबू आपको समझना है 100%। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए आपके एग्जाम में, जबकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो H2S होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। तो जब H2S में ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है तो कैसे वो आकर्षित करेगा ही नहीं। तो इसलिए लिखना है कि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होने के कारण वो क्या होता है, वो गैसीय अवस्था में होता है। यानी उसमें क्या होगा, वो कमरे के ताप पे क्या होगा प्यारे बच्चों, द्रवित अवस्था में नहीं होके गैसीय अवस्था में होगा। लेकिन H2O में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो ये क्या होगा, ये आकर्षित करेगा तो प्रेशर लगेगा तो वो क्या होगा, वो द्रवित अवस्था में होगा। तो समझ में आया तो एक बार आप लोग यस बोल दीजिए और भागिए मत, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक बार समझ लीजिएगा ना, अंतिम प्रहार में पढ़ लीजिए बाबू। ऐसा समझा के बच्चों की तरह आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, फटाफट से बता के आपको निकल जाएंगे। तो ऐसे पढ़िएगा तो कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा एक रूल है कि ऑब्जेक्टिव है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव की तरह पढ़ाएं, और सब्जेक्टिव है तो उसमें हम पूरा टाइम देखिए आपको पूरा समझ में आए। यही मेरा यहाँ पे देखिए एक रूल होता है। तो इस रूल को भी फॉलो कीजिएगा ना तो आपको भी फायदा होगा। देखिए क्वेश्चन अगला है 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं। हाइड्रोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य होते हैं बाबू, हाइड्रोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन परिवार के। तो देखिए हाइड्रोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य होते हैं। पहला होता है फ्लोरीन, यहाँ पे क्या होता है क्लोरीन, और क्या होता है ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या होता है आयोडीन।
तो जिसको हम लोग यहाँ पे देखिए F2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे I2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन परिवार के सदस्यों का नाम पूछा गया है। क्या होता है? फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या होता है? क्लोरीन, और क्या होता है? ब्रोमीन, और क्या होता है? आयोडीन। अब देखिए ये तो लिख दिया, ऐसे आपका हो गया। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये आप लोग चाहते कि इतना छोटा ना लिख के इसको थोड़ा सा हम बढ़ा दें ताकि एग्जामिनर हमको पूरा नंबर दे दें, कितना भी खड़ूस हो, कितना भी प्यार बच्चों आपको मतलब क्या है, एक टीचर नहीं होते हैं काटने वाला नंबर हो, फिर भी आपका आंसर देखे तो वो नंबर दे दे। तो यहाँ देखिए आपको इसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? सिंपल सा बात है, हाइड्रोजन परिवार के सदस्यों का नाम लिखे, आप लोग लिख देना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हाइड्रोजन ग्रुप के सदस्य हैं। जो हाइड्रोजन ग्रुप के सदस्य हैं तो सबसे पहला क्या है? फ्लोरीन। तो ये जो फ्लोरीन होता है ना, ये प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होता है, प्रबल ऑक्सीकरण अम्ल होता है, प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होता है। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन ग्रुप के प्रथम सदस्य क्या होते हैं, तो आपको लिखना है कि हाइड्रोजन ग्रुप के जो प्रथम सदस्य होते हैं, यानी जो F2 हो गया, F हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये क्या होगा? प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ होता है। जबकि जो हाइड्रोजन ग्रुप के अंतिम सदस्य होते हैं, जैसे ये प्यार बच्चों क्या, आयोडीन, ये क्या होंगे? ये प्रबल अवकरण पदार्थ होंगे। सबसे ज्यादा प्रबल यानी मजबूत अवकरण पदार्थ की बात करें तो ये आयोडीन, और प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ की बात करें तो वो क्या हो जाएगा बाबू? हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन ग्रुप के मतलब सदस्यों का नाम तो आपको पता ही है, लेकिन साथ में ये भी ऐड कर दीजिएगा तो जरूर आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। समझ में आ रहा है बाबू? एक बार बताइए, पूरा क्लियर करते रहिए बाबू कि हाँ हमको समझ में आया सर जी, हम समझ रहे हैं, हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे सब सही रहेगा। अगला आ जाइए कि ओजोन के विनंजक गुण कौन कौन से है। देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि ये पूछा गया आपसे। देखिए क्वेश्चन है कि ओजोन के विरंजक गुण कौन कौन से हैं, और यहाँ पे टाइम कम है बाबू, तो आपसे एक निवेदन करेंगे ना कि आप जल्दी जल्दी पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यार बच्चों आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके लेट मत कीजिए, पैड ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अभी कॉल कीजिए क्लास खत्म होने के बाद। देखिए ओजोन के विरंजक गुण कौन कौन से हैं, तो ओजोन के विरंजक गुण लिखने हैं। तो देखिए ओजोन शक्तिशाली के रूप में कार्य करता है। ओजोन प्यारे बच्चों आपको पता है ओजोन जो होता है, ओजोन क्या होता है? ओजोन एक शक्तिशाली के रूप में काम करता है, ये आपको याद कर लेना है। दूसरा लिखना है कि इससे ऑक्सीजन के साथ साथ नवजात ऑक्सीजन का भी उत्पाद करता है। यानी कहने का मतलब ओजोन के यहाँ पे क्या लिखना है? ओजोन के विरंजक गुण लिखने हैं। तो विरंजक गुण कौन कौन से लिखने हैं? तो पहला लिख दीजिएगा कि ओजोन शक्तिशाली के रूप में कार्य करता है। दूसरा लिखिएगा कि इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नवजात यानी नए ऑक्सीजन उत्पाद करने की क्षमता भी होती है। ओजोन के प्यारे बच्चों विरंजक गुण में आपको लिखना है। तो ये दोनों लिख दीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, और पीडीएफ भी मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा हम आपको बताएंगे। अब देखिए अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? ये पी ब्लॉक के तत्वों के ये सब क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? अम्लीय वर्षा आपको पता है ना, अम्लीय वर्षा। तो देखिए वर्षा जल में अम्ल की बड़ी मात्रा में उपस्थिति ही हमारी अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा तो नंबर बहु खिसिया जाएगा। निम्नो रहेगा ना, निम्नो रहेगा तो आपको आंसर नहीं देगा, बोलेगा बहुत छुछुनर भाई, छोटा सा लिखा है। यानी कहने का मतलब क्या, इतना छोटा भी डिफिनेशन नहीं लिखना चाहिए कि यहाँ पे एकदम जो एग्जामिनर नंबर देने वाला भी हो वो ना दे। तो वो ऐसा काम नहीं करना है बाबू। यहाँ पे ऐसा लिखिए कि थोड़ा सा आपको नंबर मिल जाए। देखिए वहीं सीबीएसई बोर्ड होगा ना, एक लाइन लिखिएगा ना, सटीक पकड़ लेगा, फट से नंबर दे देगा। लेकिन बिहार बोर्ड है बाबू, उन लोगों को चाहिए सब चीज़ बड़ा बड़ा, छोटा से काम नहीं चलेगा। चाहे कुछ कहीं से भी लिखे उसको बड़ा चाहिए, सबको बड़ा पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद है, उनको क्या पसंद है? तो आंसर बड़ा पसंद है। देखिए कैसे क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए वर्षा जल में अम्लों की बड़ी मात्रा में उपस्थिति ही अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब आपको इसको लंबा कैसे करना है ताकि वो खुश हो जाए? तो देखिए जब वायुमंडल की नमी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन यानी यहाँ पर देखिए NO2 की ऑक्सीकरण, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, यहाँ पर देखिए ऑक्साइड की प्रक्रिया होती है तो इसका निर्माण होता है। बस निर्माण लिख देना है। तो यहाँ देखिए जब 3 लाइन का होगा तो 3 तरीके से वो हंसेगा और आपको 2 नंबर तो पक्का है दे देगा।
तो ये देखिए क्वेश्चन है कि बस यहाँ पे लिखना है कि वर्षा जल में अम्ल की बड़ी मात्रा में उपस्थिति ही अम्लीय वर्षा कहलाती है। लेकिन प्यारे बच्चों स्टडी है यहाँ पे, उसके बाद से लिखना है कि जब वायुमंडल की नमी में SO2 और NO2 की प्यारे बच्चों क्या होती है, प्रक्रिया होती है, तब इसका क्या होता है, हमारा निर्माण होता है। तो ये आपको लिख देना है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण होता है कि वायुमंडल की जब नमी में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रक्रिया करेगा तब क्या होगा, इसका निर्माण होगा। किसका, तो अम्लीय वर्षा का। तो ये आपको लिख देना है। बाबू समझ में आया? तो प्यारे बच्चों इसको याद करते चलिए। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि H3PO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ये तो 1 नंबर में पूछा जाता है। H3PO3 क्या है, तो H3PO3 एक द्विभाषमिक अम्ल है। तो ये आपको याद रखना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर, चलिए यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर छोड़िए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, बना के दिखा देते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है आज आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। H3PO3 क्या है, एक द्विभाषमिक अम्ल है, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड OH समूह पाए जाते हैं। कौन गो बाबू, 2 बॉन्ड OH समूह पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड OH समूह पाया जाता है। और यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछे कि H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाएं तो बाबू इसको ऐसे लगा देना है। तो ये कौन सा भाषमिक होगा, इसमें 2 बॉन्ड OH पाए जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, द्विभाषमिक अम्ल होगा। और उसी में क्या होता है, H3PO4 में होता है 3 को पाया जाता है। H3PO4 में 3 को पाया जाता है, तो ये क्या होता है, त्रिभाषमिक अम्ल होता है। तो ये स्ट्रक्चर हमसे नहीं पूछा है, तो इसका लेन देन इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि H3PO3 में पूछा है कि फास्फोरस यानी P का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। तो कैसे निकालिएगा, तो निकालने का एक नया तरीका है, यहाँ पे लिख दीजिए। पहले छोड़िए लिखिएगा, क्या डायरेक्ट कर देते हैं। H3, H का मान होता है 1, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। ये बस इतना याद होना चाहिए। ये तो बाबू कंफर्म है कि इतना याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है H3 और PO3 लिखा है ना। आपको पता है कि H का मान होता है 1, और यहाँ आप देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ देखिए क्या है 3 है, तो गुणे 3, और यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं है, प्लस देना है। किसका निकालना है, फास्फोरस का, यानी P का निकालना है। मान लेंगे X, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देंगे आप लोग प्लस। P के साथ कुछ नहीं है तो इसको प्लस दे दीजिएगा। P को क्या मानेंगे, X मानेंगे, क्योंकि हमको फास्फोरस का निकालना है। तो P के जगह पे X। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का मान कितना होता है, -2 होता है। तो यहाँ आप देंगे -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा में क्या है, ऑक्सीजन O3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए 3 में 1 से गुणा कीजिएगा 3, प्लस है तो प्लस, 1 से तो x। अब यहाँ आप देखिए क्या होगा, 3 दूना 6, -6 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बराबर को उधर 0 दे दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे आप लोग इतना लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये -6 है तो बराबर को उधर जाएगा +6, और ये प्लस में 3 है, माइनस को बराबर को उधर जाएगा माइनस पे 3, यानी क्या हो जाएगा x बराबर 3। आपका इसका ऑक्सीकरण संख्या निकल के सामने आएगा। तो बाबू एक बार हम फिर से बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके बार बार ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कैसे निकालिएगा, एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, फिर से आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बस आपको याद होना चाहिए बाबू नंबर उसका, तब आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए H3, तो H का वैल्यू कितना, तो 1 होता है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का मान कितना होता है बाबू, तो ऑक्सीजन का मान होता है -2। बस रख देना है। H हमको निकालना है क्या, P को निकालना है, तो P को मान लेंगे x बस, और उसके बाद से आपको फटाफट से इसको निकाल देना है। 1 है, यहाँ पे देखिए H का मान क्या है 1, गुणा में क्या है 3 को है, H3 है, तो यहाँ पे 3 से गुणा करा देंगे, प्लस दे देंगे। हमको P निकालना है, P का वैल्यू कितना रख देंगे x। अब यहाँ पे देखिए फिर कुछ नहीं है, प्लस देंगे, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मान कितना होता है, -2 होता है, तो -2 और कितना है 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे। अब इसको बराबर को उधर 0 दे देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे ना, तो x का वैल्यू 3 निकलेगा। यानी कहने का मतलब क्या बाबू, x का वैल्यू 3, यानी P का वैल्यू कितना निकल गया 3। यानी पूछा गया आपसे कि H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, तो फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था आपका 3 होगा। तो आपके एग्जाम में कभी भी ऑक्सीकरण अवस्था से क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसे ही उसको दौड़ा के सही कर दीजिएगा। समझ में आ गया बाबू, समझ में आ गया है, एक बार बताइए तो ऑक्सीकरण अवस्था अब निकल जाएगा, एक बार बता दीजिए कि ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगा।
चलिए सभी बच्चे बोले कि यस सर निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ देखिए गोताखोर गहरे समंदर में हीलियम व ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं क्यों? गोताखोर श्वसन हेतु किन दो गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? आपको पता है कि हीलियम के साथ वो ऑक्सीजन ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं ये आपको अभी तक पता नहीं होगा। चलिए हम है ना बता देंगे। देखिए कि गहरे समुद्र में नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है, समझिएगा। गहरे समुद्र में जो नाइट्रोजन होगा, हीलियम के साथ नाइट्रोजन ले जाते हैं ना, तो बाबू यहाँ देखिए ऑक्सीजन के साथ, यहाँ देखिए आपको पहले याद रखना है कि गोताखोर यहाँ देखिए समुद्र में हीलियम के साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि गहरे समुद्र में नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है, जो गोताखोर के ऊपर आने वाले भयंकर दर्द उत्पन्न कर सकती है। NH3 की बात किया जाता है, नाइट्रोजन का बात किया जाता है। यहाँ देखिए हीलियम रक्त में नहीं घुलती है, आपको समझाने के लिए ऊपर वाला लिखा गया है, हीलियम रक्त में नहीं घुलती है। इसी कारण गोताखोर गहरे समुद्र में ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं। यानी यहाँ देखिए गोताखोर हीलियम, यहाँ देखिए ऑक्सीजन के साथ क्या ले जा रहे हैं? हीलियम ले जा रहे हैं। हीलियम क्यों ले जा रहे हैं और यहाँ देखिए नाइट्रोजन क्यों नहीं ले जा रहे हैं? तो देखिए नाइट्रोजन अगर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा पर बच्चों? रक्त में घुलनशील हो जाएगा। नाइट्रोजन रक्त में घुलनशील होगा, जिसके कारण गोताखोर को भयंकर दर्द उत्पन्न हो सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि हीलियम गैस को ले जाते हैं। हीलियम गैस क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाएंगे तो ये रक्त में नहीं घुलेगा। बस इतना ही लिखना है कि यह रक्त में नहीं घुलता है। यही कारण है कि गोताखोर समुद्र में ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। बस आपको ऐसे भी लिख दे, आपको लंबा नहीं करना है। आप लिख सकते हैं कि गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो हीलियम के साथ ऑक्सीजन इसलिए ले जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम इसलिए जाते हैं क्योंकि जो हीलियम गैस है वो रक्त में घुलनशील नहीं है, वो रक्त में नहीं घुलता है। इस यही कारण है कि क्या होता है कि वो जो गोताखोर होते हैं उनको बदन दर्द या किसी भी परेशानी को वो नहीं कर सकते, मतलब उनको कोई भी परेशानी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हीलियम के छोड़ के अगर वो नाइट्रोजन ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? रक्त में घुल जाएगा, और रक्त में घुलेगा तो उनमें क्या होगा? बदन में बहुत ज्यादा दर्द होगा अंदर। तो यहाँ देखिए वही कारण है कि वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं। तो ये जो 9 क्वेश्चन बताए हैं ना, ये बहुत टाइम लगा दिए हैं, लेकिन बाबू ये 9 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब एक बहुत फराटेदार तरीके से अब इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, बहुत तेजी से करेंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव हम देखिए हमारे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा अलग है कि हम पढ़ाते हैं ना बाबू, हम पढ़ाते हैं ना तो 2 काम करते हैं बाबू। चलिए हम पढ़ाते हैं ना तो बाबू 2 काम फटाफट से कर देते हैं कि एक तो सब्जेक्टिव पढ़ाना रहता है तो हम सब्जेक्टिव पूरा एकदम निचोड़ के पढ़ाते हैं, पूरा समझा के, और ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं तो इसको ऑब्जेक्टिव की तरह ही पढ़ाएंगे फटाफट से फटाफट से। तो चलिए यहाँ पे वक्त आ गया फटाफट करने का, तो आप लोग एक बार रेडी हो जाइए, यस बोल दीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं बाबू। जल्दी आ जाइए ना लाइव, जितना जल्दी हो सके बाबू आप लोग एक बार लाइव आइए फटाफट से, एक बार वीडियो को शेयर मारिए, और सुबह का क्लास तो बिल्कुल नहीं छोड़िए बाबू, सुबह का क्लास मेरे बाबू लोग नहीं छोड़ना है। एक बार लाइव आइए सभी बच्चा लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आप देखिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव फटाफट अंदाज में। देखिए गोताखोर में श्वसन हेतु किन 2 गैसों का मिश्रण प्रयोग करते हैं? पहला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बाबू बस आपको एक ही बात याद रखना है कि जो गोताखोर है श्वसन हेतु किन 2 गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, तो आपको अभी बताएं क्यों ले जाते हैं, कौन सी गैस ले जाते हैं, ये सब आपको पता है। तो देखिए वो क्या क्या ले जाता है, तो यहाँ आप देखिए नाइट्रोजन ले जाएंगे तो ये रक्त में क्या होगा? घुलनशील हो जाएगा, तो रक्त में घुलेगा तो बदन दर्द आ सकता है। तो इसलिए हीलियम जो क्या होता है रक्त में नहीं घुलता है, और उसके साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं। सी वाला ऑप्शन राइट, समझ में आ गया। तो आज के बाद कभी पूछ देगा आपसे कि क्यों, तो आप लोग इसका जवाब तो जान गए कि क्यों, ये आप लोग लिख दीजिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होगा? अब ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे H2O मारते हैं और H2S मारते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम आज इसका कंफ्यूजन आपको दूर करेंगे, तो यहाँ पे फटाफट अंदाज में ही दूर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा हाइड्राइड है जिसका क्वथनांक न्यूनतम होगा? तो कौन सा ऐसा हाइड्राइड है जिसका क्वथनांक न्यूनतम होगा? तो क्वथनांक न्यूनतम H2S का होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कौन सा ऐसा हाइड्राइड है जिसका क्वथनांक न्यूनतम होता है, तो यहाँ पे H2S का होता है। अब पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील होता है? सबसे कम वाष्पशील कौन होता है? तो बहुत सारे बच्चे H2S मारते हैं, नहीं, H2O जो होगा सबसे कम वाष्पशील होगा, ये आपको याद रखना है। H2O सबसे कम वाष्पशील होता है, वाष्पशील की बात करें, लेकिन सबसे यहाँ देखिए किसका
क्वथनांक न्यूनतम होता है, यानी कौन सा ऐसा हाइड्रेट क्वथनांक न्यूनतम किसका होगा, H2S का होगा, लेकिन कम वाष्पशील कौन होगा, H2O होगा। तो बाबू ये आपको याद रख लेना है, जरूर जरूर, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। सस्पिशन दूर होगा, क्वथनांक न्यूनतम H2S, कम वाष्पशील कौन कम है, H2O। चलिए बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं, बता दीजिए हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाएगा। तो हाइड्रोजन बंधन देखिए इसमें 3 गो हाइड्रोजन बंधन है, H2O बनाता है, 2 गो है हाइड्रोजन बंधन, HF भी प्यारे बच्चों की इसमें 1 गो हाइड्रोजन बंधन है, लेकिन HCl में क्या है, नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बंधन ये निर्माण नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको ये याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आ जी, अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड इसमें से कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे बाबू आपको याद रखना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड की बात किया जाए तो जिंक का जो ऑक्साइड होगा ये हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। तो ये बाबू क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंधन सबसे ज्यादा प्रबल यानी सबसे ज्यादा मजबूत होता है, सबसे ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बंधन कौन सा होगा। तो सबसे ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बंधन कौन सा होता है, तो यहाँ देखिए FHF होता है बाबू, F बॉन्ड H बॉन्ड H, ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंधों की संख्या कितनी होती है, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस की संख्या कितनी होगी। तो चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंधनों की संख्या होती है 3, तो यहाँ पे 3 मारिएगा, 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल कौन सा है, ऑक्सीकरण पदार्थ कौन सा है, कौन सा लिखा है ऑक्सीकारक। तो हम क्या बताएं कि हाइड्रोजन ग्रुप के सबसे प्रथम जो सदस्य होता है फ्लोरीन, अभी हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे तो समझाए थे, तो इसमें बिल्कुल नहीं समझाएंगे, समझना है तो बैक करके जाके देखिए अगर आप लेट से जुड़े हैं तो देखिए निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकरण अम्ल कौन सा होगा, पदार्थ कौन सा होगा। तो फ्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है। चलिए प्रबल ऑक्सीकरण, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसका आयनिक विभव सबसे अधिक होता है, यानी कौन सा ऐसा है जिसका आयनिक विभव सबसे अधिक होगा। तो किसका होगा आयनिक विभव सबसे अधिकतम, तो आपको पता है फास्फोरस का क्या होता है, पी का क्या होता है, यानी किसका आयनिक विभव सबसे अधिक होगा, फास्फोरस का आयनिक विभव सबसे अधिक होगा। तो ये आपको बाबू याद करते चलना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, आपको पता है HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। चलिए हटाइए इस क्वेश्चन को। अगला आज जी के यहाँ देखिए HCF4 का आकार कैसा होगा, HCF4 का आकार कैसा होगा, चलिए फटाफट से बता दीजिए HCF4 का आकार। तो HCF4 का आकार अगर आपसे पूछे आपको बताने की ये होता है स्क्वायर प्लेनर, HCF4 का आकार कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद करते चलना है। अगला क्वेश्चन आ जाए कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, हीलियम का मुख्य स्रोत पूछा जाए, हीलियम का मुख्य स्रोत हो जाएगा मोनाजाइट, सूर्य। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, सूर्य भी हो जाएगा, हीलियम गैस का मोनाजाइट सैंड हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक कौन सा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए NF3 भी है और NI3 भी है, तो बाबू इसमें सस्पिशन की कोई भी बात नहीं है। सबसे कम भास्मिक की बात किया जाए NI3 पे मारिएगा बाबू, कुछ नहीं, बिल्कुल पलटना नहीं है अपने बात से। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक कौन है, तो NI3 आपका सबसे कम भास्मिक होगा। तो ये बाबू क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आप देखिए H2SO4 है एक, ये बता दीजिए कि H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है, अम्ल है, क्षार है, भस्म है, लवण है, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि H2SO4 एक क्या है, तो बाबू यहाँ पे आपको याद रखना है H2SO4 एक अम्ल है, क्षार नहीं है, ना लवण है, ना कुछ है बाबू, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, एक अम्ल है। अगला यहाँ पे आ जाइए, अम्लीय मतलब क्या, खट्टा। अब देखिए क्वेश्चन है कि H3PO2, यहाँ पे देखिए H3PO2 के प्रबल अवकरण गुण का कारण क्या है, H3PO2, H3PO3 हम बताए थे ना अभी जस्ट। अब यहाँ पे देखिए H3PO2 का प्रबल अम्ल का कारण क्या है, तो देखिए पहला है कि एक यहाँ पे देखिए बॉन्ड OH वर्ग तथा pH बंधन की उपस्थिति होती है, बहुत बढ़िया, ये सही है। अब देखिए 2 बॉन्ड, तो बाबू 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, H3PO3 हो जाएगा। हम आपको बताए थे ना इसका स्ट्रक्चर, जैसे हमको लिखा है H3PO2, H3 यानी H3PO क्या पूछा गया बाबू,
H3 क्या पूछा गया है, PO2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें एक बॉन्ड OH होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, यानी क्या 1 2 3। और इसमें क्या है बाबू, तो यहाँ पे एक को बॉन्ड OH है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉन्ड OH, क्या एक बॉन्ड OH है, देखिए एक को बॉन्ड OH है। H3PO2 है तो क्या है, एक को बॉन्ड OH है, तो एक बॉन्ड OH तथा pH बंधन की उपस्थिति, ये pH बंधन की उपस्थिति होती है। तो ये बाबू आपको बिल्कुल याद कर लेना है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो ए वाला मार दीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है बाबू, फटाफट से नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या होता है, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए, जितना जल्दी हो सके बाबू फटाफट से आंसर बताइए, N2O क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, उदासीन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, उदासीन है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला जी, नाइट्रस ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर जो लाल भूरे रंग की गैस होती है उसका सूत्र क्या होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त जो लाल भूरे रंग की सूत्र होगी वो क्या होगी, NO2 होगी, N2O होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर जो प्राप्त लाल भूरे रंग की गैस होगी ना वो NO2 होगी, N2O नहीं होगा, NO2 होगा। तो ये बाबू क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि उपधातु कौन सा है बाबू, उपधातु कौन, बाबू उपधातु कौन, तो यहाँ पे देखिए Sb, और Sb किस ग्रुप का तत्व है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि Sb किस ग्रुप का तत्व है, तो यहाँ पे देखिए आपको बताया ना, नाना पापा आशा सब बीमार, यानी 15 का तत्व है। 15 का तत्व कौन कौन सा है आपको पता है ना, नाना पापा आशा Sb BR, यानी क्या नाना पापा आशा सब बीमार, यानी क्या ये ग्रुप 15 का तत्व है। तो ये सब क्वेश्चन बाबू याद होना चाहिए। अगला यहाँ पे आ जाइए कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस है, उजला फास्फोरस है बाबू, इसको किस द्रव्य में है, तो इसको सफेद फास्फोरस को नॉर्मली जल में रखा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्यारे बच्चों NaCl पूछा जा रहा है कि किसमें विलय है, तो ये अमोनिया हाइड्रोक्साइड में विलय होता है। तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड कौन से ऑप्शन में है बाबू, तो डी वाला ऑप्शन में है, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जी कि SO2 अणु में S का परमाणु संकरण कितना होता है, SO2 अणु में S का परमाणु संकरण कितना होता है, ये भी आपको एक दिन समझा देंगे कैसे निकाला जाता है। ये भी आप लोग आसानी से, जैसे आप लोग ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए सीख गए ना, ऑक्सीकरण संख्या, वैसे ही आप लोग इसका ये भी निकालने के लिए सीख जाइएगा। और प्यारे बच्चों पहले तो ये बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, आज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि आज का क्लास मजा आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो SO2 में क्या होता है, इसका प्रसंस्करण कितना होता है, परमाणु संकरण sp² होता है। अगला आज कि H2SO8 में S का ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो S का वैल्यू कितना, 1, यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे देखिए किसका निकालना है, तो S का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, यानी S को हम लोग मान लेंगे x, O का क्या होता है -2 होता है, O का क्या होता है बाबू -2 होता है, तो यहाँ पे इसका -2 लिख दीजिएगा। अब निकालिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए x बराबर निकालिएगा ना, तो इसका आएगा 7, तो यहाँ पे देख लीजिए सल्फर का कितना होता है 6 होता है, तो 7 कैसे होगा, तो यहाँ देखिए 7 नहीं लिख के इसको 6 लिखा जाता है। इसके लिए स्ट्रक्चर बना के आपको पूरा समझाना पड़ेगा, फिर 15 मिनट तो ज्यादा लेट होगा। इसका आप लोग खुद से निकालिएगा, खुद से आप लोग निकालिएगा ना 14 आएगा, तो 14 बाबू ऐसे सल्फर का तो 6 होता है, तो 7 कैसे होगा, तो इसका जो 1 होता है ना वो दान दिया जाता है। तो आपको अभी बाद में समझ में आएगा, एक दिन इसका डिटेलिंग कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगला आज ये कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या बाबू क्या है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। इसमें क्या पूछा गया कि ऑक्सीजन का पूछा गया, तो ऑक्सीजन को मान लीजिएगा 1 और यहाँ पे इसको बना दीजिएगा, बस यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, बिल्कुल +2 आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर कर देना है +2। क्या करना है बाबू +2 करना है, +2 आएगा, निकालिएगा ना, हम तो ऐसे निकाल दे, एकदम आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जी। अगला क्वेश्चन है कि बोरॉक्स का रासायनिक नाम क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि बोरॉक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। बोरॉक्स का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए सोडियम टेट्राबोरेट,
बेरोक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट। ये आपको बाबू याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच पर आक्रमण करता है। कौन सा ऐसा अम्ल है जो कांच पे आक्रमण कर देगा। तो कांच पे आक्रमण कौन करता है, तो बाबू आपको याद रखना कि HF जो होगा कांच पे आक्रमण करेगा। HF जो होगा बाबू क्या करेगा, कांच पे आक्रमण करेगा। तो HF आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आज क्वेश्चन की एकल परमाणुक गैस कौन सी होती है। तो आपको पता है कि नोबेल गैस, जितनी भी नोबेल गैस होती है वो क्या होती है, एकल परमाणुक गैस होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब क्या होते हैं, ये सब एकल परमाणुक गैस होती है। तो यानी एकल परमाणुक गैस यानी नोबेल गैस के अंतर्गत हीलियम आएगा। हीलियम हमारा क्या हो जाएगा, एकल परमाणुक गैस होगा। तो बाबू ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए। अगला आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। तो सबसे अस्थायी फास्फोरस कौन सा होता है, काला फास्फोरस होता है। श्वेत फास्फोरस यानी सफेद फास्फोरस को किस द्रव्य में रखा जाता है, आप बताइएगा कि सर जी इसको जल में रखा जाता है। अभी हम आपको बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म होने पे क्या देता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को गर्म करेंगे तो वो क्या देगा हमको। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को अगर आप लोग गर्म कीजिएगा ना तो ये मेटाफॉस्फोरिक अम्ल देता है आपको, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि वायु में निम्नलिखित में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो वायु में प्यारे बच्चों नाइट्रोजन तो आपको पता ही पाया जाता है, क्रिप्टोन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है। रेडोन गैस वायु में नहीं पाई जाती, रेडोन गैस वायु में नहीं पाई जाती है, याद रखना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड तो नहीं है इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SnO2 हमारा इसमें से उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन की यहाँ पे देखिए ब्रोन विकर्षण संबंध दर्शाता है किससे। ब्रोन विकर्षण संबंध किससे दर्शाएगा मेरे प्यारे। तो ब्रोन विकर्षण संबंध दर्शाता है किससे, तो प्यारे बच्चों एल्युमिनियम से कि सिलिकॉन से। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए कार्बन से नहीं, एसएन से नहीं। तो यहाँ पे ये है आपका आज का HW प्रश्न, ब्रोन विकर्षण संबंध दर्शाता है। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दे दीजिए, आपको फटाफट से इसका आंसर दे देना है। और यहाँ देखिए अगर आप लोग PDF डाउनलोड नहीं किए तो हम आपको बताते हैं कहाँ से। और पैड ग्रुप प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए बाबू, 299 का है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे कॉल करके बाबू फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ देखिए वीडियो को लाइक क्यों नहीं किए, इतना जबरदस्त क्लास हुआ है, लाइक तो कीजिए मेरे प्यारे जल्दी जल्दी। और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और यहाँ आप देखिए ये क्रैश कोर्स अगर आप कर लेते हैं ना तो सब्जेक्टिव का बाबू डर पूरा खत्म, पक्का है कि डर खत्म। और आइए 11 बजे अब क्लास किया जाएगा। तो यहाँ पे चलिए अब PDF डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। उससे पहले एक काम कीजिए कि जितना हो सके आप लोग कमेंट कीजिए कि क्लास कैसा लगा। यही हमको जानना है कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमको जानना है और आपको बताना भी है। तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए बाबू आपको PDF डाउनलोड करने के लिए हम सिखा देते हैं। सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ओपन करना है अपने फोन में। सर्च बार दिखेगा, कुछ नहीं ASKBOARD आस्कबोर्ड लिख के सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे देखिए ऐसा आएगा। आपको क्या करना है, इसी पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही इस पे एक बार आप लोग क्लिक कीजिएगा बाबू यहाँ देखिए क्या लिखा है, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव। उसके बाद से बाबू हिंदी का भी मिलेगा। जस्ट अभी ये केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव डाउनलोड कीजिए और उसके बाद से हिंदी का भी सब्जेक्टिव आपको मिलेगा। ऐसे आना है, सिंपली आपको नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है। जैसे ही आप लोग नीचे आइएगा ना, यहाँ आप देखिए क्या लिखा है डाउनलोड। डाउनलोड पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आपका क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आपका PDF डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होने लगेगा। यानी क्या आपका PDF डाउनलोड होने लगेगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है। बिल्कुल इसमें नेट थोड़ा सा, ये जो पैनल है ना इसमें नेट थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन यहाँ देखिए आपका PDF डाउनलोड हो रहा है। तो यानी आइए फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। और लाइक नहीं किए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। P ब्लॉक का तत्वों का झमेला आज खत्म। अब अगला होगा फिजिक्स का सुबह में क्रैश कोर्स। तो चलिए बाबू मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।